You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, तो देखो कल तक हमने क्या क्या कवर किया था। हमने बेसिक्स को कवर किया, उसके बाद हमने सप्लाई को समझा, हमने कंपोजिशन, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में बात की। और आज हम इस सीक्वेंस में आगे पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ना बहुत छोटा सा छोटा सा टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई हमको क्या बताता है? टाइम ऑफ सप्लाई हमको बताता है कि सप्लाई कब कंक्लूड हुई। तो अगर आपको कोई पूछे कि सप्लाई कब कंप्लीट हुई, जवाब टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, किस दिन को सप्लाई मानेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। जीएसटी रेट कौन से वाली दिन की लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। जीएसटी रेट किस दिन की लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। हर डेट किससे रिलेट करेगी? टाइम ऑफ सप्लाई से। ये कौन है? नोट 1। ओके, चलो। तो टाइम ऑफ सप्लाई हमने बात की थी। टाइम ऑफ सप्लाई में हम जो सेक्शन कवर करने वाले हैं सीजीएसटी एक्ट के, वो हम सेक्शन कवर करेंगे। सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14। ठीक है, सेक्शन 12 बात करेगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की, और सेक्शन 14 टाइम ऑफ सप्लाई जब चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी चेंज होगी तब बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को जानने के लिए हमने दो कंसेप्ट पे बात की थी। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हमने बात की फॉरवर्ड चार्ज, आरसीएम, और एफसीएम और आरसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में एक जो डिफरेंट चीज हमने पढ़ी थी वो इनवॉइस इशू करने की डेट है ना। गुड्स के केस में इनवॉइस इशू करने की डेट, अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जिस दिन मूवमेंट हुआ होगा वही इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट मानी जाएगी। और अगर अदर केस मतलब सप्लाई में गुड्स का मूवमेंट शामिल नहीं है, माल जहां पड़ा हुआ है अगर वहीं बिक जाता है, तो फिर उस केस में जिस दिन आपने गुड्स अवेलेबल करवाए वही इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट। और सर्विस के केस में, नॉर्मल केस में सर्विस कंप्लीशन से 30 डेज और अदर केस में सर्विस कंप्लीट करने से 45 डेज। बैंक, एफआई, एनबीएफसी 45 डेज। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आपको पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है ना। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का केस। और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का केस क्या बोलता है? इनवॉइस की डेट और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, यानी एक्चुअल डेट और लास्ट डेट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक, अगर हम यही टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में बात करें, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बात करता है जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इशू करने की डेट को इंक्लूड करते हुए 31वां दिन। 3 डेट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तीनों में से जो भी पहले होगा। ठीक है, अच्छा, जब भी हम पेमेंट की बात करेंगे तो पेमेंट का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट और बैंक अकाउंट की डेट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक, अभी हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, तो अगर इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ है तो आई और पी, विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट दोनों में से जो भी पहले हो। और अगर इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं हुआ है, ठीक है, तो कंप्लीशन की डेट और पेमेंट की डेट, विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं हुआ है, इसका मतलब सर्विस कंप्लीशन से 30 दिन के बाद हुआ है। ठीक है, अगर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करें तो फिर डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। हाँ,
ठीक, अभी एक और बात, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की टेबल के नीचे आपको एक लाइन, हाँ, कि लाइन लिखी हुई थी कि अगर आपको ये सब इवेंट असर्टेनेबल नहीं है, ठीक है, अगर आपको इवेंट सर्टेनेबल नहीं है तो फिर रिसिपिएंट की बुक्स में जिस दिन एंट्री हुई वही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाती है, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के लिए भी टाइम ऑफ सप्लाई लिखी हुई है। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस जिस दिन रिसिपिएंट की बुक्स में एंट्री हुई और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम में अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के ऊपर सवाल आया तो बाकायदा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वर्ड आपको लिखा जाएगा। माइक से आवाज नहीं आ रही, चंचल, कोई और चंचल है? वीना, माइक ऑफ करें। वीना, कौन है? वीना, आप कौन से बैच नंबर से हैं? माइक ऑफ करिए, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू। नहीं हो रहा है। रिमूव करने से क्लास से आउट हो जाएंगे वो। नहीं हो रहा ना, ऑप्शन नहीं। चलो ठीक है, ओके। सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 और 13 सबसेक्शन 4 की बात करेंगे। और 12 सबसेक्शन 4, 13 सबसेक्शन 4 बात करता है वाउचर का केस। वाउचर इज अ इंस्ट्रूमेंट जिसको कंसीडरेशन की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। हाँ, अगर वाउचर के अगेंस्ट में सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो जिस दिन वाउचर इशू किया वही टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है तो जिस दिन वाउचर को रिडीम किया वही टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। 12 सबसेक्शन 5, 13 सबसेक्शन 5 के प्रोविजन रेसिडुअल केसेस, मतलब आप फॉरवर्ड चार्ज में नहीं आते, आप रिवर्स चार्ज में नहीं आते, और अगर वाउचर का केस भी नहीं है तो फिर आप ये इंश्योर कीजिए कि क्या सप्लायर को पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने हैं क्या। अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने, पीरियोडिकल रिटर्न का मतलब वो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसको जीएसटी रिटर्न फाइल करने हैं, तो फिर रिटर्न की ड्यू डेट, और अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल नहीं करने हैं तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जिस दिन टैक्स का पेमेंट किया। 12 सबसेक्शन 6, 13 सबसेक्शन 6 बात करता है, हाँ, एडिशनल आपको कोई पैसा रिसीव हुआ हो, किस फॉर्म में, लेट फी के फॉर्म में या फिर इंटरेस्ट के फॉर्म में या पेनल्टी के फॉर्म में, लेकिन इस लाइट भी हम बात कर रहे थे, अगर कोई भी ऐसा पैसा आपको रिसीव होता है फॉर द रीजन ऑफ डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन सेंस आपको पैसा आपने देरी से पे किया और उसके कारण आपको कोई लेट फी मिला, कोई इंटरेस्ट मिला, कोई पेनल्टी मिला, तो जिस दिन पैसा मिला वही टाइम ऑफ सप्लाई। हमने एक चिल्लर एडवांस का कंसेप्ट पढ़ा था, और चिल्लर एडवांस 1000 रुपए तक का एडवांस चिल्लर एडवांस, लेकिन गुड्स के केस में हम एडवांस की बात नहीं करते, हम केवल सर्विस के केस में एडवांस को एंटरटेन करते हैं, क्योंकि गुड्स के केस में एडवांस पर जीएसटी नहीं लगता, बट सर्विस के केस में एडवांस पर जीएसटी लगता है। जैसा नॉर्मल प्रोविजन है वैसा लगेगा, बट अगर आपका एडवांस कितना है, चिल्लर एडवांस यानी 1000 रुपए तक, तो फिर इस 1000 रुपए तक के एडवांस पे जीएसटी कब पे करना है, ऑप्शन ऑफ दी सप्लायर। हाँ, सप्लायर की ऑप्शन है, सप्लायर का ऑप्शन है जिस दिन उसे पैसा रिसीव हुआ या फिर जिस दिन उसने उसके लिए इनवॉइस इशू किया, एज द केस में बी, ठीक है। इसके अलावा हमने 2 स्पेशल केस और पढ़े थे, एक पढ़ा था कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ
गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, जब 24/7 गुड्स सप्लाई होते हैं तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन आप स्टेटमेंट इशू करते हो या जिस दिन पेमेंट रिसीव होता है, विच एवर इज अर्लियर। और जब भी हम गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल की बात करते हैं, मतलब आपने माल भेजा, पसंद आएगा तो सप्लाई होगा या फिर नहीं होगा। तो जिस दिन सप्लाई हुई, सप्लाई मतलब जिस दिन सामने वाले ने हाँ की, या फिर रिमूवल की डेट से 6 महीने, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हुआ। ठीक है, इसके अलावा हमने सेक्शन 14 के बारे में बात की थी, चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी मींस आप किसी भी समय इनवॉइस की डेट, पेमेंट की डेट और कंप्लीशन की डेट, इनके बीच में अगर जीएसटी की रेट चेंज होती है, ठीक है, तो हमारे सामने दो सवाल क्रिएट होंगे। हमारे सामने पहला सवाल क्रिएट होगा, न्यू रेट लगेगी या फिर ओल्ड रेट लगेगी, और दूसरा सवाल टाइम ऑफ सप्लाई। तो न्यू रेट और ओल्ड रेट के लिए मेजॉरिटी ऑफ इवेंट, रेट चेंज होने से पहले अगर कोई भी दो इवेंट हो गए, जिस दिन रेट चेंज हुई उससे पहले कोई भी दो इवेंट हो गए, एनी टू, तो फिर क्या लगेगी, ओल्ड रेट। ठीक है, और अगर कोई भी दो इवेंट बाद में हुए तो फिर क्या लगेगी, न्यू रेट। तो ये हमारे पहले सवाल का जवाब कि नई रेट या ओल्ड रेट। अरे कौन है भाई ये चित्रकार? What happened? I'll tell you later. अच्छा, इसके अलावा अगला सवाल टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो टाइम ऑफ सप्लाई देखने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, जिस दिन जीएसटी की रेट चेंज हुई, सप्लाई का कंप्लीशन उसके पहले हुआ है या बाद में हुआ है। अगर सप्लाई का कंप्लीशन पहले हुआ है तो टाइम ऑफ सप्लाई आई और पी, विच एवर इज अर्लियर। और अगर कंप्लीशन बाद में हुआ है तो फिर दो चीज देखना। पहली चीज क्या देखना, इनवॉइस एंड पेमेंट पहले हुआ है क्या। इनवॉइस एंड पेमेंट मतलब दोनों इवेंट है ना। कंप्लीशन तो कब हुआ है, बाद में। और अगर इनवॉइस एंड पेमेंट पहले हुए हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई आई और पी, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, और अगर इनवॉइस या पेमेंट में से कुछ भी बाद में हुआ है तो फिर विच एवर इज लेटर, आई और पी, विच एवर इज लेटर। इस कंसेप्ट के ऊपर आपके स्टडी मटेरियल में एक ही क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था, और वो भी वैल्यूएशन के, हाँ, एग्जाम्पल 131 वैल्यूएशन के बाद वो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको जरूर करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक ही सवाल है मॉड्यूल में। अच्छा, पेमेंट की डेट हमने क्या बोली थी, इनवॉइस पेमेंट डेट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की डेट, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन कभी कभी हम पेमेंट की डेट कौन सी मानते हैं, बैंक वाली, वो भी कब, जब दो कंडीशन पूरी हो। पहली कंडीशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री हुई है और जो बैंक अकाउंट में एंट्री हुई है, उन दोनों डेट्स के बीच में क्या हो जाए, जीएसटी की रेट चेंज हो जाए। और जिस दिन जीएसटी की रेट चेंज हुई है उसके 4 वर्किंग डेज के बाद पैसा बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो फिर बैंक अकाउंट की डेट पेमेंट की डेट होगी। ठीक, तो आज चंचल आपने जो मेरे से सवाल पूछा था उसमें वो 4 वर्किंग डेज वाली कंडीशन नहीं दे रखी थी, इसीलिए बैंक की डेट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ सप्लाई। देखिए, अगर आपने ऑलरेडी टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो केवल इन 2 पेजेस से प्रोविजन को रिवाइज कीजिए और उसके बाद डायरेक्टली मतलब अपने स्टडी मटेरियल और स्कैनर के क्वेश्चन कीजिए। अभी वो नोट्स के 10-10 पेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला पढ़िए और डायरेक्ट सवाल कीजिए। ओके, नाउ अगली बात करेंगे, अगला टॉपिक उठाएंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, सप्लाई क्या होती है, सप्लाई कब कंप्लीट होगी। अगली बात हमें प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई हमें बताएगा कि हमें सीजीएसटी का पेमेंट करना है, एसजीएसटी का पेमेंट करना है या आईजीएसटी। नटशेल, प्लेस ऑफ सप्लाई मुझे ये बताता है कि मेरी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है या फिर इंटर स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे बोलते हैं,
जब सप्लायर की लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट यूटी में हो, और अलग अलग हो तो फिर इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा और एक बात, ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन है ये सीजीएसटी एक्ट के नहीं है, ये किसके हैं? आईजीएसटी एक्ट के हैं। और आईजीएसटी एक्ट के हम इसमें 4 सेक्शन पढ़ने वाले हैं, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 10, पेज नंबर 9 पे सेक्शन 10 है। ठीक है, वो यहां पर पहले 12 क्यों लिखा हुआ है? जैसा पेजेस में सेटिंग हुई कंप्रेस करने के हिसाब से, अदरवाइज सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 10 पेज नंबर 9, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई। डोमेस्टिक सप्लाई का मतलब सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों इंडिया में हो। तो जब भी हमें प्लेस ऑफ सप्लाई के सवाल करने हो, मैंने आपको एग्जाम जब हम क्लास में पढ़ रहे थे तब भी बताया था स्टेप्स। पहला स्टेप ये देखना होता है कि गुड्स है या सर्विस है, फिर दूसरा देखना होता है डोमेस्टिक है या क्रॉस बॉर्डर है, और उसके बाद आपको प्रोविजन अप्लाई करना होता है। अगेन केवल इन नोट से, अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो केवल इन नोट से प्रोविजन रिवाइज कीजिए और डायरेक्टली स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में, डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स में हमने 5 प्रोविजन पढ़े थे। पहला प्रोविजन, अगर सप्लाई ऐसी है जिसमें गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मानना? जहां गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ, मतलब जहां बस अभी सप्लाई हो गई, इसके बाद गुड्स को मूव नहीं करना। बिल टू शिप टू मॉडल में किसकी लोकेशन? बॉस की लोकेशन, प्रिंसिपल, डायरेक्शन देने वाले की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। अगर सप्लाई ऐसी है जिसमें गुड्स का मूवमेंट शामिल नहीं है तो जहां गुड्स पड़ा है उसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेना है। असेंबली इंस्टॉलेशन का केस बहुत आसान, जहां गुड्स की असेंबली हुई है या जहां इंस्टॉलेशन हुआ है। और अगर गुड्स ड्यूरिंग द जर्नी प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन बोर्ड मतलब हाँ ट्रेन में, बस में, तो जहां से गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, जहां से सामान उस व्हीकल में चढ़ाया गया है ना, टेकन ऑन बोर्ड, वही प्लेस ऑफ सप्लाई। तो दिस इज सेक्शन 10। रिवाइज करने के लिए इट विल टेक जस्ट 2 to 3 मिनट्स। अगर एक बार पढ़ा हुआ है तो जस्ट 2 से 3 मिनट में आप प्रोविजन पढ़ सकते हैं। और एक बात, ये समरी नोट्स में इतना इनफ कंटेंट है कि अगर आप एग्जाम में प्रोविजन भी अगर आपको लिखने पड़े तो बस ये कंटेंट उठाइए, उसके बाद सेंटेंस फ्रेमिंग कीजिए, हेल्पिंग वर्ब लगा के आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर क्रॉस बॉर्डर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्रॉस बॉर्डर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है तो फिर अगर इंपोर्टेड गुड्स के केस में इंपोर्टर की लोकेशन और एक्सपोर्टर के केस में हाँ लोकेशन आर्टिकल नहीं है, दिस इज आउटसाइड इंडिया। किसकी लोकेशन? आउटसाइड इंडिया। ठीक है, चलिए उसके बाद अभी बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की, और सेक्शन 12 हमें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करता है, वो भी कौन सी वाली? डोमेस्टिक। सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों में। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ते हैं हमेशा? डिफॉल्ट रूल, है ना। डिफॉल्ट रूल बड़े भैया की जरूरत कहां पड़ती है? जब 12 सबसेक्शन 3 से लेके बाकी के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे तो डिफॉल्ट रूल की जरूरत पड़ेगी। और डिफॉल्ट रूल हमें बात करता है अगर सर्विस B2B है, B2B का मतलब सप्लायर भी रजिस्टर्ड एंड रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड, तो रिसिपिएंट की लोकेशन। और अगर B2C है तो फिर रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, और अगर रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन। ठीक है, नाउ 12 सबसेक्शन 3 स्पेसिफिकली बात करती है सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट और वेसल। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है तो जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट या वेसल रिलेटेड हो वही प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इंडिया के बाहर हो तो फिर किसकी लोकेशन? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। 12 सबसेक्शन 4 पर्टिकुलर नाम है 12 सबसेक्शन 4 में। रेस्टोरेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी, हेल्थ,
प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी, बहुत आसान, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, ठीक है, एक सेकेंड, नॉट लोकेट, वेयर सर्विसेज आर, where services are actually performed, these are performance based service, तो place of supply क्या है, जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हुई, ठीक है। 12 सबसेक्शन 5 ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, एंड ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज में हमने बात की थी B2B B2C की, ठीक है, यहां पे ध्यान रखें, यहां पे लिख लीजिए B2B B2C, अगर B2B है तो फिर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, और अगर B2C है तो जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हुई, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको ठीक करके दिखाती हूं आपको, एक से ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में ऐसा चेंज कर लें, B2B B2C, अगर B2B है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, एंड B2C है तो हाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर है ये, इधर ये भी लिखा है, ओके। एडमिशन, इवेंट, अम्यूजमेंट पार्क, अदर प्लेसेस से रिलेटेड सर्विस में कोई B2B कोई B2C नहीं है, जहां पर वो इवेंट हुआ है, जहां वो प्लेस है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, अगर B2B है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, और अगर B2C है तो जहां इवेंट एक्चुअली हेल्ड हुआ, और अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया है तो फिर रिसिपिएंट की लोकेशन है, ठीक है, यस, ओके। चलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगेन B2B है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, और अगर B2C है तो जहां से ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंडओवर किया, और अगर गुड्स की डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है तो वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। 12 सबसेक्शन 9 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अगेन B2B है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, और अगर B2C है तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर कंटिन्यूअस जर्नी। इसमें एक और सर्विस थी, राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर डेट, प्लेन हमारा, प्लान आपका, नहीं पता होता बोर्डिंग की डेट क्या है, तो फिर उस केस में B2B है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, और अगर B2C है तो फिर डिफॉल्ट रूल प्रोविजन, डिफॉल्ट रूल प्रोविजन वही, रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन, ठीक है। अब आप देखिए जितने वो हमने प्रोविजन पढ़े थे, ये वन टेबल में सब कुछ है, एक बार अगर आपने पूरा जीएसटी गो थ्रू किया हुआ है तो दिस इज द मोर देन सफिशिएंट। आप इसको जब भी जीएसटी रिवाइज करना, आप ये 25 पेज रिवाइज कर लीजिए, आपका पूरा जीएसटी रिवाइज हो जाएगा, मतलब उतना इनफ जीएसटी रिवाइज हो जाएगा कि आप प्रोविजंस लिख सकते हैं, आप एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नाउ सर्विसेज ऑन बोर्ड, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्टॉक ब्रोकिंग, ठीक है, इसमें कोई B2B कोई B2C नहीं था, ठीक। हमने लिखा प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट की लोकेशन, और अगर अदरवाइज रिसिपिएंट की लोकेशन नहीं है तो फिर सप्लायर की लोकेशन, ठीक। देखिए जहां प्रोविजंस में B2B B2C नहीं है, वहां पर इन समरी नोट्स में आपको इस तरीके से मिल जाएगा कि इस केस में B2B B2C नहीं देखना। इंश्योरेंस के केस में अगर B2B है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, अगर B2C है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड्स में जिसकी लोकेशन है, याद है हमने वो बेनिफिशियरी वाला एक एग्जांपल किया था, पटना में मम्मी पापा रहते थे और इंश्योरेंस कराने वाला कहीं और रहता था, रिसिपिएंट इन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। और अगर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज है टू गवर्नमेंट, जहां एडवर्टीजमेंट हुआ, अच्छा अगर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज अदर देन गवर्नमेंट है तो डिफॉल्ट, तो फिर डिफॉल्ट रूल, ठीक है। इसमें एक ये रह गया 12-11 टेलीकम्युनिकेशन सर्विस टू एनी पर्सन, अगर फिक्स्ड लाइन है, लीज सर्किट है तो फिर
जहां एक्सक्लूसिव कनेक्शन सेटअप है वो। अगर पोस्टपेड है तो फिर उस केस में हाँ बिलिंग एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, और अगर बिलिंग एड्रेस नहीं है तो हाँ सप्लायर की लोकेशन। प्रीपेड सर्विसेज में अगर आपने रीसेलर के थ्रू दिया है तो फिर रीसेलर की लोकेशन। अगर अदरवाइज किसी फाइनल सब्सक्राइबर को दिया है तो जहां पर पेमेंट रिसीव होता है। और अगर ई पेमेंट पेटीएम या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू पेमेंट हुआ है तो फिर रिसिपिएंट की लोकेशन। और कोई इनमें से कोई केस कवर ना हो तो फिर डिफॉल्ट रूल। ठीक है। अच्छा एक और बात कि अगर ये सारी ये टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज अगर एक से ज्यादा यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में प्रोवाइडेड हैं तो फिर हमें क्या करना है, वैल्यू वाइज वैल्यू वाइज प्रोपोर्शनेट कर लेना है। ठीक है। तो ये प्रोविजन कहाँ किस किस के लिए है, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इवेंट है, इवेंट एडवर्टीजमेंट में तो खुद ही बोलता है ना कि जहां एडवर्टीजमेंट हो रहा है वहां, और टेलीकम्युनिकेशन। ठीक। चलिए अभी अगर क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विस को रेगुलेट करेगा सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 9 पे, है ना, पेज नंबर 9 पे। और पेज नंबर 9 पे क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विस डिफॉल्ट रूल क्या बोलता है, अगर रिसिपिएंट की लोकेशन अवेलेबल है तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रिसिपिएंट की लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन। 13 सबसेक्शन 3 परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, जहां सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हुई वही प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके दो एक्सेप्शन थे। पहला एक्सेप्शन, अगर आपने गुड्स को इंडिया में टेम्पररीली इंपोर्ट किया है फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड विदाउट बीइंग पुट टू यूज आप वापस भेज रहे हैं तो फिर डिफॉल्ट रूल मतलब रिसिपिएंट की लोकेशन। और अगर रिमोट लोकेशन से इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू सर्विस परफॉर्म होती है तो जहां पर गुड्स रखे हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक। 13 सबसेक्शन 4 इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है तो जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। और अगर एडमिशन सेलिब्रेशन इवेंट से रिलेटेड सर्विस है तो जहां इवेंट हुआ। 13.3 13.4 13.5 के लिए क्या बना है, 13.6 और 7। 13.6 क्या बोलता है, अगर आपकी ये 13.3 वाली सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी 13.3 परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, 13.4 इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस, 13.5 एडमिशन सेलिब्रेशन इवेंट से रिलेटेड सर्विस, अगर ये सर्विस टीटी प्लस एनटीटी दोनों के कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड हो तो क्या मान लेना, टीटी। और अगर टीटी में ही 13.7 बोलता है टीटी में ही एक से ज्यादा स्टेट हो तो फिर क्या कर देना, प्रोपोर्शनेट कर देना। ठीक है। 13.8 सर्विसेज ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी, इंटरमीडियरी की सर्विस। इंटरमीडियरी मतलब कमीशन एजेंट, ट्रैवल एजेंट। प्रदीप याद है आपने मेरे से एक डाउट पूछा था, इंटरमीडियरी कमीशन एजेंट। ठीक है। तो बैंक एफआई एनबीएफसी की सर्विस हो या इंटरमीडियरी की सर्विस हो या फिर गाड़ी किराए पर देने की सर्विस हो, तीनों में ही प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। लेकिन जब आप गाड़ी किराए पे देते हैं तो उसमें किसको शामिल नहीं करना, वेसल और एयरक्राफ्ट को। और गाड़ी कितने महीने तक किराए पे देनी है, अप टू 1 मंथ। अगर 1 मंथ से ज्यादा किराए पे दी तो डिफॉल्ट रूल। 13.9 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन मेल और कुरियर, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बोर्ड, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी। एंड OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, किसकी लोकेशन देखनी है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस की लोकेशन देखनी है। ठीक है। तो दिस इज प्लेस ऑफ
सप्लाई। और जीएसटी में अगर आपको प्रोविजंस अच्छे से याद हैं तो फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बस समस्या क्या आती है कि क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस है तो एक समय पे एक सवाल में प्रोविजंस को हार्मोनाइज करना। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम कवर करेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को हम कवर करेंगे। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किसमें बताया? 9.3 और 9.4 में। ठीक है, लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है? बेसिकली 9 सबसेक्शन 3 पढ़ना है। 9 सबसेक्शन 3 कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज और गुड्स की बात करता है जहां पे जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी सप्लायर की नहीं है, रिसिपिएंट की है। एंड दिस इज नॉट बाय वे ऑफ चॉइस। लॉ बोलता है कि हु वुड बी द टैक्सेबल पर्सन, सप्लायर और रिसिपिएंट। तो सबसे पहले 9 सबसेक्शन 3 में हम गुड्स पढ़ लेते हैं, नोटिफाइड गुड्स। हाँ चलिए, नोटिफाइड गुड्स, कैशू नट, हाँ पील्ड और नॉट शेल्ड। ठीक है, मतलब वो छिले हुए काजू, तेंदू लीव्स, रॉ कॉटन, टबैको लीव्स। अगर सप्लाई करने वाला कौन हो? एग्रीकल्चरिस्ट। और सप्लाई लेने वाला कौन हो? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो जीएसटी कौन जमा कराएगा? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। सिल्क यार्न, मैन्युफैक्चरर हो, सप्लाई करने वाला और लेने वाला हो एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी एनी रजिस्टर्ड पर्सन। लॉटरी, लॉटरी क्या होती है? गुड्स होती है, सर्विस होती है? गुड्स होती है। कहां पढ़ा था हमने? गुड्स के एक्शन, ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स। ऑल एक्शनेबल क्लेम्स आर 3, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। वेरी गुड, 3, केवल 3 एक्शनेबल क्लेम गुड्स होते हैं। और अगर लॉटरी की सप्लाई हो रही है और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी लॉटरी की सप्लाई कर रही है और किसको कर रही है? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को, तो जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी। ठीक है, ओल्ड गुड्स, व्हीकल, सीज गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप। सरकार अगर ये पुराना कबाड़ा बेचती है, सीज्ड गुड्स, स्क्रैप, वेस्ट, व्हीकल, व्हाटएवर इट इज, और खरीदने वाला कौन है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो क्या लगेगा? आरसीएम। ठीक है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचे तो क्या लगेगा? वेरी गुड, एफसीएम। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट को क्या माना है? और अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा तो जीएसटी रिसिपिएंट जमा कराएगा। दीज आर दी नोटिफाइड गुड्स जहां पर आरसीएम लगता है। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। और सर्विसेज में सबसे पहले, wait a second, I'm just लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, वकीलों की सर्विसेज, बेसिकली वकीलों की सर्विस क्या होती है? एग्जम्प्ट। जीएसटी कब लगता है? जब वकील अपनी सर्विस किसको देते हैं? बिजनेस एंटिटी को। और कैसी बिजनेस एंटिटी को? अदर देन, हाँ अदर देन चिल्लर बिजनेस एंटिटी। अदर देन चिल्लर, बिल्कुल नॉन चिल्लर बिजनेस एंटिटी। और नॉन चिल्लर बिजनेस एंटिटी का मतलब ऐसी बिजनेस एंटिटी जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो? 20 या 40 लाख से ज्यादा, मतलब छोटू सेठ वाला टर्नओवर ना हो, मोटू सेठ वाला टर्नओवर हो। ठीक है, स्पॉन्सरशिप सर्विस, कोई भी व्यक्ति किसको दे? बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को। कल हम एक मॉड्यूल का जो क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने आपको बोला भी था स्पेसिफिकली कि इस क्वेश्चन को आप देख लेना, किसी ने पूछा था। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को अगर सर्विस दे तो रिसिपिएंट जमा कराएगा। डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विस दे तो कंपनी जमा कराएगी। लेकिन अगर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ एग्जाम नहीं बोलेंगे। इट इज नीदर सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 3। इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट अगर कंपनीज को सर्विस दे, कंपनीज जमा कराएंगी, बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अच्छा ये याद है, सर्विस बाय गवर्नमेंट अदर देन 6A, 6B, 6C। 6A डिपार्टमेंट ऑफ
पोस्ट की सर्विस। 6B ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू वेसल और एयरक्राफ्ट अदर देन प्रिसिंक्ट्स ऑफ द पोर्ट और एयरपोर्ट। 6C की सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स अदर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ये हमने पर्टिकुलरली 6A 6B 6C ये कहाँ लिखा हुआ है? एग्जम्पशन में लिखा है। तो 6B 6A 6B 6C की सर्विस जो होती है वो सुपर से ऊपर होती है, इसीलिए उनपे क्या लगता है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और इनके अलावा अगर कोई सर्विस सरकार दे तो फिर क्या लगता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ध्यान से पढ़िएगा, आपके ये एग्जाम में आ सकता है। इंटर वाले भी पढ़ेंगे और फाइनल वाले तो स्पेसिफिकली ध्यान से पढ़ेंगे इस एंट्री को, ठीक है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन दे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। और किसको दे? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट के ऊपर, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी चीजों का कॉपीराइट ट्रांसफर कर रहा हो, तो फिर जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर इन लाइक, ठीक है। ऑथर, हमने चेतन भगत की बात की थी। ऑथर, ठीक है। ऑथर अगर अपने ओरिजिनल राइटिंग का कॉपीराइट दे रहा है तो फिर उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? वो पब्लिशर को ये लिख के दे दे कि नहीं मैं ही जीएसटी जमा कराऊंगा, तो क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और अदरवाइज क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और अगर ऑथर ये डिक्लेरेशन देता है तो ये डिक्लेरेशन कितने टाइम के लिए? 1 साल के बीच में वो वापस विड्रॉ नहीं कर सकता। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास दो ऑप्शन होते हैं, 12%, 5%। 12% पे हमेशा क्या लगता है? और अगर 5% है जीएसटी रेट और रिसिपिएंट कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन। एंड जीएसटी जमा कराने की, और वो जो रिसिपिएंट है वो कौन है? लाइबल टू पे फ्रेट। और कहाँ है? टैक्सेबल टेरिटरी में। तो जीएसटी कौन जमा कराएगा? जीटीए। सर्विसेज ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर ओवरसीज कमिटी किसको सर्विस दे रही है? आरबीआई को, तो जीएसटी कौन जमा कराएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक के डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जीएसटी सर्विस किसको देते हैं? बैंक को या एनबीएफसी को, तो बैंक जमा कराएगा। बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस किसको दे? बैंकिंग कंपनी को, तो जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी बैंकिंग कंपनी की। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर का एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विस दे तो जीएसटी की जिम्मेदारी बिजनेस फैसिलिटेटर की। डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इंडेक्स का ट्रांसफर अगर होता है प्रमोटर डेवलपर को, तो जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी, ये ऐसा लिख लीजिए, प्रमोटर डेवलपर। या फिर आपने लॉन्ग टर्म लीज, हाँ 30 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म लीज अगर किसी व्यक्ति को दिया है तो जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी लेसर की नहीं होगी, किसकी होगी? लेसी की होगी। नाउ सिक्योरिटी सर्विसेज, आप किसी को सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड कराते हैं। मैंने आपको पढ़ाते टाइम बोला था शेरा वाली सर्विस, आप सिक्योरिटी पर्सनल देते हैं, ठीक है। और सर्विस देने वाला कौन हो? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और सर्विस लेने वाला कौन हो? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन। तो क्या लगेगा? आरसीएम। और अगर यही सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड करे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जब हमने क्लास में पढ़ा था तो मैंने आपको इस सर्विस के लिए एक पर्टिकुलर टेबल भी ड्रॉ कराई थी जिसमें 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थे, ठीक है। लेकिन ये सिक्योरिटी सर्विसेज वाली जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एंट्री है ये तब नहीं एप्लीकेबल होगी जब रिसिपिएंट इन कारणों से रजिस्टर्ड हो, ठीक है। इन कारणों से रजिस्टर्ड हो मतलब रिसिपिएंट ने रजिस्ट्रेशन लिया हो क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो, या उसको टीडीएस काटना हो, या कंपोजिशन डीलर हो, ठीक है।
रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, कोई भी पर्सन जो कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है ना, अगर वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस किसको प्रोवाइड करे, बॉडी कॉर्पोरेट को, और शर्त ये कि हाँ आईटीसी सेम लाइन वाली सर्विस पे आईटीसी लेता है विद 5% जीएसटी, तो क्या लगेगा, आरसी। एंड लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम, ये पर्टिकुलर एंट्री है कि अगर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम की सर्विसेज है तो जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी बोरोवर की है। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगली एंट्री पढ़ेंगे OIDAR। सर्विस देने वाला कैसा है, ऑनलाइन, मतलब OIDAR है, ऑनलाइन डेटाबेस इंफॉर्मेशन एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और सर्विस देने वाला कहाँ बैठा है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, और सर्विस लेने वाला कहाँ बैठा है, टैक्सेबल टेरिटरी में। लेकिन सर्विस लेने वाला कौन नहीं होना चाहिए, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट नहीं होना चाहिए। तो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट मतलब क्या, कोई भी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, रजिस्टर्ड पर्सन फॉर अदर देन बिजनेस पर्पस। हाँ, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट का मतलब ये सारे लोग अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए अगर सर्विस लेते हैं, ठीक है, तो जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी फिर कैसी होगी, नहीं, अगर हमने बोला आरसीएम कब लगेगा, जब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट नहीं होना चाहिए। अगर सर्विस लेने वाला ही ऐसा नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट हो तो फिर क्या होगा, हमने पढ़ा था ना, वो खुद रजिस्टर कराएगा या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा या एजेंट को भेजेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन पोर्ट टू इंडियन कस्टम स्टेशन, तो फिर सप्लायर कहाँ बैठा है, एनटीटी में, और जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी इंपोर्टर की। ई कॉमर्स ऑपरेटर, पूरे जीएसटी लॉ में ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी केवल 3 सर्विसेज के केस में डाली है, ओला, ओयो, अर्बन क्लैप। ओला स्टैंड्स फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ओयो अकोमोडेशन एंड हाउसकीपिंग, ठीक है। ओला में सप्लायर ऑफ सर्विस कैसा हो सकता है, रजिस्टर्ड, बल्कि ओयो और हाउसकीपिंग प्लम्बिंग में क्या होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विस। ये देखिए यहाँ पे चिल्लर बिजनेस एंटिटी का मतलब भी लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ मतलब ओला स्टैंड्स फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ओला, ओयो स्टैंड्स फॉर and housekeeping plumbing, urban clap। तो जीएसटी सप्लायर कोई भी हो, रिसिपिएंट कोई भी हो, अगर ये सर्विसेज हुई तो जीएसटी कौन जमा कराएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। क्लियर, दिस इज आरसीएम। चलिए, तो हमारा सेक्शन 7 किसका था, सप्लाई का था। सेक्शन 8A टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, 8B टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स सप्लाई, 9(1), 9(2)
चार्जिंग सेक्शन, 9394 RCM, 10 composition, 11 exemption, 12 time of supply of goods, 13 time of supply of service, 14 time चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। और अब हम आ गए सेक्शन 15 पे, और सेक्शन 15 किसकी बात करता है? वैल्यूएशन की बात करता है। ये वैल्यूएशन मुझे क्या निकालना सिखाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए बेसिक कंडीशन दो। पहला, supplier and recipient must not be the related parties and price must be the sole consideration। अगर ये दोनों बातें पूरी हुई तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को क्या मान लेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई। और साथ में करेंगे कुछ एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट यानी कुछ खर्चे, ये वाले खर्चे अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो जोड़ देंगे और अगर ऑलरेडी जुड़े हुए तो छोड़ देंगे। पहला खर्चा, जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स लगा हो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। कोई भी ऐसा खर्चा जो सप्लायर को पे करना था लेकिन गलती से किसने पे कर दिया? किसी को, वापस एड ऑन हो जाएगा। सप्लाई से जुड़े हुए कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, पैकिंग कमीशन, व्हाटएवर, सब वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेंगे। डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के कारण कोई भी लेट फी, इंटरेस्ट, पेनल्टी लगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेगी। ये सारे खर्चे एड ऑन होंगे। ठीक, इसके बाद हमने एक सब्सिडी का ट्रीटमेंट पढ़ा था। सब्सिडी दो तरीके की होगी, प्राइस डायरेक्टली लिंक टू दी प्रोडक्ट, नॉट डायरेक्टली लिंक टू दी प्राइस। ठीक है, पहली बात, अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, खाया पिया पचाया कोई ध्यान नहीं देना है, इग्नोर कर देना है। गवर्नमेंट से मिली हुई सब्सिडी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होती। गवर्नमेंट से मिली हुई सब्सिडी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होती। अगर सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट मिली हो, किसी और से मिली हो गवर्नमेंट के अलावा, अगर नॉट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है तो छोड़ देना, और अगर डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है तो फिर क्या कर लेना? एड ऑन कर लेना। ठीक है, चलिए डिस्काउंट, दो तरीके के डिस्काउंट थे, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, पोस्ट सप्लाई। अगर सप्लाई के समय डिस्काउंट हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस हो जाएगा। अगर डिस्काउंट बाद में दिया है तो फिर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में क्या सप्लाई के समय पे डिस्काउंट का अग्रीमेंट था क्या, और क्या वो डिस्काउंट इनवॉइस से लिंक हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो फिर सप्लायर क्या ट्रीट करेगा? जिस महीने डिस्काउंट देने के लिए क्रेडिट नोट इशू करेगा उस महीने अपनी सप्लाई कम कर लेगा और रिसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर देगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने वैल्यूएशन मेथड्स के बारे में बात की थी, और सबसे पहले हम बात करेंगे वो स्पेशल वैल्यूएशन मेथड। पांच सर्विसेज के केस में हमने स्पेशल वैल्यूएशन मेथड पढ़े थे, और पहला हमारा स्पेशल वैल्यूएशन मेथड था मनी एक्सचेंज की जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए। दो मेथड पढ़े थे, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 में ये था, आप FC स्टैंड्स फॉर क्या है यहाँ पे? फॉरेन करेंसी। अगर आप फॉरेन करेंसी को INR में कन्वर्ट करते हैं तो फिर बाइंग सेलिंग रेट और RBI की रेट का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर RBI की रेट ना दे रखी हो तो जो INR में वैल्यू है उसका क्या ले लेना? 1%। केस 2, एक फॉरेन करेंसी को दूसरी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों फॉरेन करेंसी की क्या निकाल लेना? INR में वैल्यू, और किसको उठा लेना? दोनों में से जो भी कम हो। दूसरा मेथड करेंसी एक्सचेंज के बेसिस पे था, और अगर आप 1 लाख तक की करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो जितनी करेंसी एक्सचेंज हो रही है उसका 1% और 250 रुपए विच एवर इज हायर। अगर आप 1 लाख रुपए से 10 लाख है, 10 लाख तक की करेंसी एक्सचेंज कराते हैं तो 1000 रुपए प्लस ग्रॉस अमाउंट का 50%। ठीक है, और अगर आप 10 लाख से, एक सेकेंड, अगर क्या हुआ? एक सेकेंड, ये तो .1 है, 50 नहीं है।
देखो क्या दे रखा है वहां। है पॉइंट है ना, और नीचे 0.01 होगा, 0.1 है, ठीक है। और अगर आप 10 लाख से ज्यादा की करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं तो फिर ऊपर वाली लिमिट का 5500, और उसमें से आप क्या करेंगे, पॉइंट 5500 तो है ही है, और इसके अलावा 0.1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट और 60,000 विच एवर इज लोअर। ठीक। एयर ट्रेवल एजेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एयर ट्रेवल एजेंट, एयर ट्रेवल एजेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, बेसिक फेयर। अगर डोमेस्टिक ट्रेवल है तो बेसिक फेयर का वैल्यू ऑफ सप्लाई किसे मान ले, 5%, और अगर इंटरनेशनल ट्रेवल है तो 10%। और ऑप्शन 2, ये वाले फॉर्मूले पे नहीं जाना है, तो जितना कमीशन रिसीव हो रहा है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई। कमीशन, कमीशन मतलब टोटल कमीशन, चाहे वो एयरलाइन से हो या फिर कस्टमर से हो। ठीक। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, अगर पॉलिसी रिस्क और इन्वेस्टमेंट वाली है, और अगर रिस्क का अमाउंट आपने पॉलिसी होल्डर को बता दिया है, ठीक है, मतलब बता दिया है कि कितना पैसा इन्वेस्टमेंट है, तो ग्रॉस प्रीमियम में से क्या माइनस कर देंगे, एक सेकेंड, ये यहां पर शायद मिस्टेक है कुछ, देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट का पैसा अमाउंट बता दिया है पॉलिसी होल्डर को, तो जितना भी आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। ये यहाँ पे चेंज कर लेंगे, है ना। अगर नहीं बताया है तो फिर पहले साल में प्रीमियम का 25% और उसके बाद हर साल 12.5%। ये कब, जब पॉलिसी रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट वाली है। हाँ, अगर पॉलिसी केवल रिस्क कवरेज वाली है तो जितना प्रीमियम है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई, और अगर सिंगल एन्युटी पॉलिसी है तो प्रीमियम का 10%। ठीक, दिस इज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलिए, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं का हमारे लिए अवेलेबल है, क्यों, क्योंकि या तो बायर और सेलर रिलेटेड होंगे या प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं होगा। तो जाएंगे रूल 27 पे। रूल 27 बहुत स्पेसिफिक है, हमें एक सीक्वेंशियल मेथड प्रोवाइड करता है कि सबसे पहले अगर कंसिडरेशन होली इन मनी नहीं है, मतलब या तो मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी है, तो सबसे पहले क्या ले लेना, ओपन मार्केट वैल्यू। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ना हो तो जितना आपको मनी मिल रहा है प्लस नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन का मनी वैल्यू, वो भी अवेलेबल नहीं हो तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी। हाँ, और अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो फिर रूल 30 एंड 31। रूल 30 बोलता है कॉस्ट प्लस 10%, और 31 बोलता है रेसिडियल मेथड। ठीक है। रूल 28, अगर सप्लाई डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन के बीच में होती है तो फिर ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, या फिर रूल 30 और 31। एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप किसी अनरिलेटेड सप्लायर को माल बेच रहे हैं, सॉरी, आप अपने किसी रिलेटेड पर्सन को गुड सप्लाई करते हैं, और क्यों सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन आगे किसको बेचेगा, किसी अनरिलेटेड पर्सन को। तो अनरिलेटेड पर्सन वाली प्राइस का क्या, 90%। ये भी एक चॉइस है, वो आप ले सकते हैं, प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अगर सप्लाई किसी एजेंट के थ्रू ही हुई है तो ओपन मार्केट वैल्यू या एजेंट की प्राइस का 90%।
जो आपको ठीक लगे वो ले लेना, और कहीं भी कुछ भी नहीं तो रूल 30 और 31 तो हमारी मदद के लिए है ही। रूल 30 हमेशा कॉस्ट प्लस, हाँ ठीक है, और रूल 31 रेसिडियल मेथड। ओके, ये चेंज है। रूल 31 है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स राइडिंग। अभी कल हमने बात की थी इसके ऊपर, एक सवाल भी किया था। नाउ एंटायर प्रोविजन हैज बीन चेंज। अभी 12 और 28 नहीं है, अभी एक ही रेट है। जितना भी अगर लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन हो या लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज हो, वॉट एवर इट इज, जो भी लॉटरी का प्राइस है उसका क्या कर लेना, डिवाइडेड बाय 128, और गवर्नमेंट ने जो प्राइस नोटिफाई किए विच एवर इज हायर। नाउ एक ही प्रोविजन है, 12% और 28% दो रेट थी, अभी लॉटरी टिकट पे एक ही जीएसटी रेट है, दैट इज 28%। हाँ चलिए, सो दिस वाज दी वैल्यूएशन। अगर देखिए वैल्यूएशन में से अभी तक जो चांसेस बनते हैं क्वेश्चन के आने के, वो जो आपके बेसिक एडजस्टमेंट है, डिस्काउंट, सब्सिडी, वहीं से क्वेश्चन आता है। वैल्यूएशन रूल पे एक ही बार क्वेश्चन आया है, वो भी एमटीपी में आया है, अटेम्प्ट में पूछा नहीं गया है। तो वैल्यूएशन रूल पे थोड़ा फोकस कम, वैल्यूएशन रूल पे आया तो क्वेश्चन कैसा आएगा ऐसा। तो वैल्यूएशन रूल पे अगर सवाल आया तो याद है हमने मॉड्यूल पे क्वेश्चन किए थे एक, जैसे वो एजेंट वाला था, वो ग्राउंड नट बेच रहा है और वो मूंगफली जो एजेंट की प्राइस है उसका 90% ले लिया। मॉड्यूल में 4 से 5 क्वेश्चन है वैल्यूएशन रूल के बस, ठीक है। वैल्यूएशन रूल में देखना है तो ये एयर ट्रेवल एजेंट पे फोकस करेंगे। एयर ट्रेवल एजेंट का सवाल पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और उसमें भी आ सकता है। ओके चलिए बढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरफ। और इनपुट टैक्स क्रेडिट तो हमने सेक्शन 15 वैल्यूएशन, और अब हमारा सेक्शन 16 आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 16 किसकी बात करता है, कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी, यानी अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है। अभी है क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी आपने इनवर्ट सप्लाई ली है उस इनवर्ट सप्लाई पे आपने जो भी जीएसटी पे किया है, इस जीएसटी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। इस इनपुट टैक्स की आपको क्या मिल जाती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या करेंगे इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का, कहां एडजस्ट करते हैं, ओनली एंड ओनली आउटपुट टैक्स। क्या आईटीसी से आरसीएम वाला टैक्स एडजस्ट हो सकता है, नहीं, क्योंकि वो इनवर्ड सप्लाई का टैक्स होता है। हम केवल आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स आईटीसी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी, सबसे पहली आईटीसी लेनी है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए, और जो भी खरीदो वो किस लिए खरीदना, आईटीसी लेने के लिए यू मस्ट हैव अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, चाहे वो इनवॉइस हो, वो डेबिट नोट हो, वो बिल ऑफ एंट्री हो, वो आईएसडी का चालान हो, कुछ भी चलेगा, ठीक है। अगर बिल टू शिप टू मॉडल हुआ तो आईटीसी किसे मिलेगी, बॉस को, डायरेक्शन देने वाले को, है ना, प्रिंसिपल को, बिल्कुल। आप अगर आईटीसी लेना चाहते हैं, मैं रिसिपिएंट हूं, मैं आईटीसी लेना चाहती हूं, तो शर्त क्या है, मैंने जो टैक्स सप्लायर को दिया है वो सप्लायर ने किसको, वो सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट नहीं किया तो रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं आईटीसी लेना चाहती हूं तो शर्त ये है मैंने अपने रिटर्न्स टाइम पर फाइल किए हैं, क्योंकि ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कब शो होती है, जब आप रिटर्न फाइल करोगे। अगर आप गुड्स लॉट में रिसीव कर रहे हो तो आईटीसी कब लोगे, अगर रिसिपिएंट को आईटीसी लेनी है तो उसके लिए शर्त यह है कि उसने इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर अंदर वैल्यू प्लस टैक्स का पैसा
सप्लायर को दे दिया है, और अगर नहीं दिया, हाँ 18% ब्याज के साथ रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कब तक ले सकते हैं? व्हाट इज द लास्ट डेट? इनवॉइस की डेट से जो अगला सितंबर आएगा उसके मंथली रिटर्न की ड्यू डेट, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, है ना। और हमने जब क्लास में पढ़ा था तब हमने कैसे समझा था, अगर आपने 30 सितंबर से पहले एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया तो वही डेट, और अगर उसके बाद किया तो 30 सितंबर, है ना। हमने जब क्लास में पढ़ा था तो हमने इसके लिए एक टेबल बनाई थी, वो आप जरूर गो थ्रू करेंगे, क्योंकि सवाल इस प्रोविजन से सॉल्व नहीं होंगे, सवाल उस टेबल से सॉल्व होंगे। अगर आपने जीएसटी के अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है तो आईटीसी नहीं, हाँ तो आईटीसी नहीं मिलेगी। दिस इज सेक्शन 16। सेक्शन 16 के बाद सेक्शन 17, है ना। पहले सेक्शन 17, सेक्शन 17 अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट की बात करता है, बहुत फेयर बात करता है। पेज नंबर 14 पे पढ़ रहे हैं, 14 पे अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट का कंसेप्ट बात करता है कि भाई देखो, बहुत आप समझदार हो, हमने आपको आईटीसी क्यों दी थी, सॉरी जस्ट, हमने आपको आईटीसी क्यों दी थी? हमने आपको आईटीसी इसलिए दी थी क्योंकि आप इनवर्ड सप्लाई कर रहे थे इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और उस इनवर्ड सप्लाई को लेके आप क्या करने वाले थे? आउटवर्ड सप्लाई करने वाले थे और आउटपुट टैक्स देने वाले थे। अगर आप आउटपुट टैक्स नहीं देने वाले हो तो आईटीसी भी नहीं लोगे, है ना। खून दोगे तो आजादी मिलेगी और खून नहीं दोगे तो आजादी भी नहीं मिलेगी। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 सबसे पहले बात करता है कि अगर आपने गुड्स और सर्विसेज बिजनेस पर्पस के लिए खरीदे हैं तो आईटीसी ले लेना, और अगर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए खरीदे हैं तो आईटीसी नहीं लेना। अगर आपने गुड्स को खरीद के टैक्सेबल सप्लाई करी है तो आईटीसी ले लेना, अगर एग्जम्प्ट सप्लाई करी है तो आईटीसी नहीं लेना। ठीक है। और एक्सपोर्ट किया है तो मिल जाएगी, है ना, एक्सपोर्ट किया है तो मिल जाएगी। ठीक है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 क्या बात करता है? एग्जम्प्ट सप्लाई का दायरा बड़ा कर देता है, एग्जम्प्ट सप्लाई का दायरा बड़ा कर देता है। इसका मतलब अगर आपने इन सब कामों के लिए कोई सामान खरीदा है तो आईटीसी नहीं मिलेगी, तो आईटीसी नहीं मिलेगी। अगर आप आरसीएम में टैक्स पे करते हो, क्योंकि आप आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे नहीं कर रहे हो। अगर आप सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करते हो तो भी आईटीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो सप्लाई ही नहीं है। अगर आप लैंड बिल्डिंग सेल करते हो तो भी आईटीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो आप सप्लाई ही नहीं करते हो। क्लियर? ठीक है। अच्छा, 17 सबसेक्शन 4 बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, बोला कि भाई तुम भी अलग नहीं हो, अगर जीएसटी पे करते हो तो आईटीसी ले लो, नहीं पे करते हो तो नहीं लो। और सबसे पहला कि भाई हम आपको बहुत सीधे सीधे बोलते हैं, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करने वाले हो तो आईटीसी मिलेगी, नहीं करने वाले हो तो नहीं मिलेगी। खून दोगे तो आजादी मिलेगी, खून नहीं दोगे तो आजादी नहीं मिलेगी। बोले अभी मुझे तो कंफ्यूजन हो गया, मुझे खून देना है या नहीं देना है, तो फिर हम आपको मेथोडोलॉजी बताएंगे, वो फॉलो करना। तो बैंक के लिए क्या मेथोडोलॉजी है? अगर बैंक प्रोपोर्शनेट कर सकता है तो कर ले, नहीं तो आधा आधा कर ले। आधा आधा मतलब 50% क्रेडिट ले ले और 50% छोड़ दे। ठीक है। तो चलिए, ये मेथोडोलॉजी क्या है? ये मेथोडोलॉजी बहुत आसान मेथोडोलॉजी है, और क्या बोलती है कि भाई देखो, सबसे पहले ना अपनी टोटल आईटीसी ले लेना। सबसे पहले क्या करना? अपनी टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेना। उसमें से क्या हटा दो? जो एक्सक्लूसिवली नहीं मिलेगा। ठीक है। और उसमें से क्या हटा दो? जो एक्सक्लूसिवली मिलेगा। ठीक है। टोटल आईटीसी में से जो एक्सक्लूसिवली नहीं मिलेगा वो हटा दो, जो एक्सक्लूसिवली मिलेगा वो भी हटा दो। फिर क्या बच जाएगी? कॉमन क्रेडिट। यानी ये कॉमन क्रेडिट ऐसी है जो आपने बिजनेस पर्पस के लिए भी ली थी और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी ली थी। तो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कितनी मानेंगे?
कॉमन क्रेडिट का 5% फिक्स है, कॉमन क्रेडिट का 5% नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। तो 5% क्या होगा, एलिजिबल या नॉन एलिजिबल? नॉन एलिजिबल, ठीक है। और जितनी कॉमन क्रेडिट का जितना एग्जम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड है वो भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप क्या करना, टोटल टर्नओवर और एग्जम्प्टेड टर्नओवर का प्रोपोर्शनेट निकाल लेना कॉमन क्रेडिट से, ठीक है। मतलब अगर आपकी कॉमन क्रेडिट है 20 रुपए की, आपका टोटल टर्नओवर है 100 रुपए का और आपका एग्जम्प्टेड टर्नओवर है 80 रुपए का, तो आप क्या बोलोगे, मैंने 100 रुपए के टोटल टर्नओवर पे 20 रुपए की क्रेडिट ली, तो 80 रुपए के एग्जम्प्टेड टर्नओवर से रिलेटेड क्रेडिट क्या होगी, ये आईटीसी आपको नहीं मिलेगी, इन एलिजिबल। इनको छोड़ दीजिए और बाकी सब ले लीजिए। हाँ, ये पार्टली प्रपोर्शन कैसे करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। ओके हाँ जी बोलो मोनिका। एक बार सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 बैंक, एफआई, एनबीएफसी के बारे में बात करता है, यानी स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली बना है बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। और क्या बोलता है कि भाई बैंक, एफआई, एनबीएफसी, तुमने भी जो सामान टैक्सेबल सप्लाई के लिए खरीदा हो, जो सर्विस टैक्सेबल सप्लाई के लिए ली हो, वो क्रेडिट ले लेना और बाकी छोड़ देना। बैंक कहता भाई मुझे तो पता ही नहीं कि कितनी टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड आईटीसी है और कितनी एग्जम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड आईटीसी है। तो फिर उसको सिस्टम बोला कि ठीक है, तुमको नहीं पता ना, तुम क्या करना, 50% ले लेना, 50% छोड़ देना। जैसे महीने की 10 लाख रुपए की आईटीसी बनी तो 5 लाख ले लेना, 5 लाख छोड़ देना। यानी या तो आप कर लो कैलकुलेट, और नहीं कर सकते हो कैलकुलेट, देन क्या ले लो, फॉर्मूला। मोनिका आ गई बात समझ में? ठीक है। और इस प्रोपोर्शनेट कंसेप्ट के लिए आपके हमने मॉड्यूल में 2 से 3 क्वेश्चन किए हैं, वो करके देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे ब्लॉक्ड क्रेडिट की। ब्लॉक्ड क्रेडिट मतलब नेगेटिव लिस्ट ऑफ आईटीसी, यानी कुछ परिस्थितियों में हमको आईटीसी नहीं मिलने वाली है। कब कब नहीं मिलेगी, ठीक है, देखिए ये पढ़ेंगे। पहला आपके नोट्स में जो पहला है वही पहला पढ़ा रही हूं। किस पे आईटीसी नहीं मिलती है, 11 नंबर का पॉइंट देखेंगे, पेज नंबर 13 पे। 13 लोगों तक का कोई भी मोटर व्हीकल, कैसे वाला, गुड्स वाला, पैसेंजर वाला, पैसेंजर, 13 अप टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर सिटिंग कैपेसिटी मोटर व्हीकल पे आईटीसी नहीं मिलती। लेकिन अगर ये मोटर व्हीकल आपने क्यों खरीदा है, क्योंकि आप ऐसे मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, तीनों के लिए प्रोविजन लगता है, आप इनकी क्या करने वाले हो, फर्दर सप्लाई, आप डीलर हो इनके, ठीक है। या फिर आप पैसेंजर या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने वाले हो, या फिर आप ट्रेनिंग, ड्राइविंग स्कूल चलाते हो, तो आपको मोटर व्हीकल की क्रेडिट मिल जाएगी, ठीक है। और ये गुड्स वाली बात केवल किसके लिए है, वेसल और एयरक्राफ्ट, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की आईटीसी तो वैसे भी मिलेगी। ट्रक खरीदो, टाटा 407 खरीदो, उसको तो ब्लॉक क्रेडिट में शामिल किया ही नहीं है, ठीक है। ये V स्टैंड्स फॉर वेसल है। अच्छा, जिन मोटर व्हीकल की खरीदने पे क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्या उन मोटर व्हीकल के इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस की क्रेडिट मिलेगी क्या? उनकी भी नहीं मिलेगी। लेकिन जिन मोटर व्हीकल को खरीदने पे क्रेडिट मिलेगी, हाँ, आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दो, आप खुद डीलर हो, या आप ड्राइविंग स्कूल चलाने के लिए मोटर व्हीकल खरीदो, तो फिर आपको उसके रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस की आईटीसी भी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप अपने बिजनेस में कोई फूड, बेवरेजेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक,
लीज, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हो, आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन आप इनको लेके क्या कर रहे हो, B2B सप्लाई करते हो। क्या करते हो, B2B सप्लाई करते हो, तो आपको आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, और अगर गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेटरी किया इनको खरीदना तो मिल जाएगी। ठीक है, क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप या ट्रेवल बेनिफिट टू एम्प्लॉई, आईटीसी नहीं मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेटरी किया है तो मिल जाएगी। अच्छा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हो तो पहली बात आईटीसी नहीं मिलेगी, लेकिन आप सेम लेके सेम दे रहे हो, मतलब B2B या प्लांट एंड मशीनरी के लिए ले रहे हो तो मिल जाएगी। आपने कोई इनपुट या इनपुट सर्विस ली है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, इमोरल नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन आप B2B लेते हो या प्लांट एंड मशीनरी के लिए लेते हो तो आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, कंपोजिशन डीलर को आईटीसी नहीं मिलेगी। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको इनपुट, कौन ऐसा जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति है जिसको इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स की या की क्रेडिट नहीं मिलती, कंपोजिशन डीलर को भी नहीं मिलती और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी नहीं मिलती। उसको केवल किसकी मिलती है, इंपोर्टेड गुड्स की। कंपोजिशन डीलर को तो बेचारे को किसी की भी नहीं मिलती। क्या कंपोजिशन डीलर गुड्स इंपोर्ट कर सकता है क्या? हाँ, अगर उसने इंपोर्ट कर लिया फिर तो उसे कंपोजिशन से ही किक आउट, हाँ, इंपोर्ट सप्लाई नहीं कर सकता, खरीद कर सकता। कंपोजिशन डीलर खरीद सकता है बट सप्लाई नहीं कर सकता, बट आईटीसी उसको भी किसी की नहीं मिलेगी। पर्सनल कंजप्शन के लिए कुछ खरीदोगे, एक डीओ अपने साथ लेके घूमते हो, आईटीसी नहीं मिलेगी। आप बोलो मैं तो ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा रखने के लिए, बट आईटीसी नहीं मिलती। कोई गुड्स लॉस्ट और स्टोलन है, खो गए, नहीं मिलेगी। आपने किसी डिमांड ऑर्डर के आने पे अगर टैक्स का पेमेंट किया है, नहीं मिलेगी। ठीक है, आईटीसी नहीं मिलेगी। दिस इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट। अच्छा, एक ये पर्टिकुलर प्रोविजन है जीएसटीआर 1 में, अगर आप हाँ, मतलब सप्लायर ने अगर अपने जीएसटीआर 1 में कोई इनवॉइस अपलोड नहीं किए हैं तो रिसिपिएंट को उन इनवॉइस की क्रेडिट नहीं मिलती। बट रिसिपिएंट ने शोर मचाया कि भाई गलती सप्लायर कर रहा है, क्रेडिट मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, तो बोला कि ठीक है चलो, न तुम्हारी ना हमारी, जो सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड किए हैं उसका कितना परसेंट मिल जाएगा, 5%। ठीक है, या जो एक्चुअल क्रेडिट बनती है विच एवर इज लोअर। केवल किसकी बात कर रहे हैं ये हम, आईटीसी इन केस ऑफ मिसिंग इनवॉइस इन जीएसटीआर 1, यानी जो इनवॉइस सप्लायर ने अपलोड कर दिए उसकी आईटीसी तो मिलेगी ही मिलेगी। जो इनवॉइस सप्लायर ने अपलोड नहीं किए उसके लिए कितनी आईटीसी मिलेगी, अपलोडेड की 5%, हाँ 9 का 5% मिलेगा। चलिए, ओके, सेक्शन 18, तो सेक्शन 16 हो गया कंडीशन ऑफ आईटीसी। पेज नंबर हम आ गए 14 पे है। सेक्शन 16 कंडीशन ऑफ आईटीसी, सेक्शन 17 अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी और सेक्शन 18 आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सेक्शन 18 1A और 1B दोनों लगभग सेम बात करते हैं। आपने अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में आप आते हो और आपने जिस दिन आपकी लाइबिलिटी बनी उसके 30 दिन के अंदर अगर आपने आईटीसी ले ली, या आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन में जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला उसके जस्ट प्रीवियस डे पे जितना भी इनपुट का स्टॉक है उसकी आपको आईटीसी मिल जाएगी, लेकिन कैपिटल गुड्स की नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर 18(1)(c), 18(1)(d) आप कंपोजिशन डीलर से रेगुलर डीलर बनते हो या आप एग्जम्प्टेड गुड्स से अब टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करते हो
तो जस्ट प्रीवियस डे पे जितना भी आपका इनपुट का स्टॉक है उसकी आईटीसी मिल जाएगी। और कैपिटल गुड्स की मिलेगी। कैपिटल गुड्स की कितनी मिलती है? 5% पर क्वार्टर और पार्ट छोड़ दो, बाकी मिल जाएगी। ठीक है। 18 सबसेक्शन 3 मर्जर अमलगमेशन हुआ है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस, मतलब एक व्यक्ति ने अपना बिजनेस दूसरे को ट्रांसफर किया है, तो जिसने बिजनेस खरीदा है क्योंकि उसे सारी असेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर होती है, तो आईटीसी भी, हाँ, ये अनयूटिलाइज्ड अवेलेबल इन ईसीएल स्टैंड्स फॉर ई। ठीक है। और याद है हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी आप इस तरीके से आईटीसी लेते हो आपको एक जीएसटी आईटीसी 01 फाइल करना पड़ता है। 2 लाख से ज्यादा की आईटीसी है तो सीए या सीएमए का सर्टिफिकेशन लगता है। ये भी मैं 5% वाली जो बात कर रही थी ना, ये लिखी हुई, जितनी आईटीसी बनती है उसमें से 5% पर क्वार्टर और पार्ट हटा दो। 18 सबसेक्शन 2 अगर आप इस तरीके से आईटीसी लेने वाले हैं तो कोई भी इनवॉइस जो 1 साल से पुराना है उस पे आपको आईटीसी नहीं मिलती। अब उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है मतलब आप रेगुलर से कंपोजिशन डीलर बन रहे हैं या फिर आप टैक्सेबल से अब एग्जम्प्टेड सप्लाई करने वाले हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा? आईटीसी वापस देनी पड़ेगी। आईटीसी हाँ 18(4) पढ़ रहे हैं अभी तो। अच्छा 18 सबसेक्शन 2 बोलता है कि आईटीसी नॉट अलाउड बिफोर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। मतलब जब आप ये पुरानी क्रेडिट लेने वाले हो ना, आपने बोला कि जस्ट प्रीवियस डे पे अगर आपका कोई इनपुट का स्टॉक पड़ा है तो उसकी क्रेडिट ले लेना। क्रेडिट ले लेना, पर डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं। हाँ, आपके पास कोई 15 साल पुराना स्टॉक रखा हो, नहीं, ताजा ताजा होना चाहिए। मतलब 1 साल का इनवॉइस, ज्यादा से ज्यादा विद इन 1 ईयर पीरियड इनवॉइस होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम 18(4) में क्या कर रहे हैं? हम क्रेडिट रिवर्स कर रहे हैं। अभी क्रेडिट कहाँ? गुल्लक में पड़ी होती है, तिजोरी में पड़ी होती है? नहीं, ई क्रेडिट लेजर में पड़ी होती है। तो अभी हमें क्या करना है? ई क्रेडिट लेजर को खाली करना है। ई क्रेडिट लेजर को खाली करने का तरीका, भाई रॉ मटेरियल या WIP या फिनिश गुड्स में जितना इनपुट पड़ा है वो तो हमें निकालना मुश्किल नहीं है। वो तो हम, ठीक है, जितना स्टॉक पड़ा है उस पे आईटीसी रिवर्स कर देंगे। मुश्किल क्या है? मशीनें। वो मशीन कंपोजिशन में भी यूज हो चुकी थी और अब रेगुलर स्कीम में भी यूज होगी, या रेगुलर में हो चुकी थी अब कंपोजिशन में भी होगी। तो इस सिचुएशन में हमें कैपिटल गुड्स पे आईटीसी कैसे रिवर्स करनी है? कैपिटल गुड्स पे जितनी आईटीसी आपकी थी, ये मान लीजिए उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। 5 साल। अब जितना रेगुलर स्कीम में आपने क्रेडिट ली थी, ठीक है, उतनी आपको मिल जाएगी, बाकी आपको अब रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक। और जो कुछ बच गया वो सब क्या हो जाएगा? लैप्स। कुल मिला के आपको ई क्रेडिट लेजर को क्या करना है? 0, खाली 0 करना है इसके। अच्छा, एक और बात, सेक्शन 18 के हर कंसेप्ट पे मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन है, हर कंसेप्ट पे। और जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था तो हमने साथ क्वेश्चन भी किए थे। जो जो प्रोविजन है, हर प्रोविजन पे एक एक क्वेश्चन गिवन है। 18 सबसेक्शन 6 सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। मतलब हम बोलते हैं कि हमारे बिजनेस में कोई कैपिटल गुड्स पड़ा है और कैपिटल गुड्स हम क्या करना चाहते हैं? अब सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स हम बेचना चाहते हैं, तो बोले कितना जीएसटी देना पड़ेगा? कैपिटल गुड्स की सेल पे जो जीएसटी बनता है वो, दैट इज टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। और जितना कैपिटल गुड्स आपने बिजनेस में काम लिया है उसके लिए आपको 5% पर क्वार्टर और पार्ट आईटीसी मिल जाएगी और रिमेनिंग आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। तो आप आईटीसी निकालिए और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालिए, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। ठीक है। दिस वॉज सेक्शन 18। सेक्शन 19 जॉब वर्क, बहुत आसान। जॉब वर्क को जीएसटी लॉ क्या मानता है? सर्विस। जो भी, अच्छा, कोई भी प्रिंसिपल है, उसने कोई गुड्स खरीदे और वो उन गुड्स को जॉब वर्क पे भेजना चाहता है, प्रिंसिपल को आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि
हम खरीद रहे हैं और हम उसको जॉब वर्क पे भेज रहे हैं। अब क्योंकि हमने आईटीसी ले ली तो वो सामान मेरे पास वापस आना चाहिए। इनपुट 1 साल में, कैपिटल गुड्स 3 साल में वापस आ जाना चाहिए, और नहीं आया तो उसे बैक डेट से सप्लाई मान लेते हैं और 18% ब्याज भी देना पड़ता है ना, बैक डेट से सप्लाई मान लेते हैं। अच्छा, अब क्योंकि प्रिंसिपल जब जॉब वर्कर को सामान भेज रहा है या बेच रहा है, भेज रहा है, तो इनवॉइस तो नहीं बनाएगा ना, फिर क्या बनाएगा? जॉब वर्क चालान। ठीक है, और ये जो जॉब वर्क चालान है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जॉब वर्कर को भी एक रिटर्न भरना पड़ता है, और वो रिटर्न कब? हाफ ईयरली, 25 अक्टूबर, मतलब 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का रिटर्न 25 अक्टूबर को, फिर अगले 6 महीने का रिटर्न 25 अप्रैल को। ठीक है, और ये हाफ ईयरली रिटर्न की फैसिलिटी किसको है? केवल उनको जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना है? 5 करोड़ से ज्यादा, उनको 6 मंथली रिटर्न भरना होता है, अदरवाइज क्वार्टरली। हाफ ईयरली रिटर्न का फायदा किसको है? जिनका हाफ ईयरली रिटर्न किसको भरना है? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है उनको एक ही रिटर्न भरना है 25 अप्रैल तक। ठीक है, हाँ, दिस इज अ recent change. Okay, that's it. अच्छा, जरूरी है क्या प्रिंसिपल सामान मंगवा के जॉब वर्कर को दे? नहीं, डायरेक्टली। हाँ, तो चाहे प्रिंसिपल के पास सामान रिसीव हो या डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास आए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आईटीसी हमेशा किसको मिलेगी? सेक्शन 20 आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि इनपुट सर्विस ले तो रहा है लेकिन यूज नहीं कर पा रहा है, तो वो सेम पैन पे जो यूनिट्स कवर होती हैं, सेम परमानेंट अकाउंट नंबर में जो यूनिट्स कवर होती हैं, उनको आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसके पास वो क्या डॉक्यूमेंट बनाएगा? आईएसडी चालान बनाएगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं? हमेशा 2, एक आईटीसी लेने के लिए और दूसरा आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, ओके। अच्छा, आईटीसी अभी डिस्ट्रीब्यूट करनी है कौन सी यूनिट को? अगर आईटीसी कोई ऐसी यूनिट है जो केवल एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रही है, उसे मिलेगी, उसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्रेडिट नहीं, है ना। और कोई ऐसी यूनिट है जहां पर वो सर्विस काम ही नहीं आती है, उसको भी आईटीसी नहीं मिलेगी। और रिमेनिंग यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट होगी ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर। टर्नओवर कब का लेना है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। अगर अवेलेबल ना हो तो फिर लास्ट क्वार्टर। ठीक है, और आईटीसी किसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है? अभी मैंने आपको सेम पैन में जो, दैट्स इट।